Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 30th of December 2021. तो गाइज आज है तारीख 30 दिसंबर 2021 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। चाहो तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया गया है। साथ ही साथ यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ, यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एक लाइक करने से काफ़ी सपोर्ट मिलता है और हमने हमेशा की तरह टारगेट रखा है 2K प्लस लाइक्स का। तो आज भी आप लोग यहाँ पर इस वीडियो पर 2000 से ज़्यादा लाइक्स पहुँचाने वाले हो। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं, साथ ही साथ वन वर्ड क्वेश्चंस को भी सीखते हैं। मतलब कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से सुनना है। लास्ट में मैं आपके साथ ये वन वर्ड क्वेश्चंस को शेयर करूंगा, इन सभी के आंसर्स इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। लास्ट में इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ यार मैं इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाया हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कल वाले वन वर्ड क्वेश्चन की आंसर कीज को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वन वर्ड क्वेश्चंस हैं इनका डिस्कशन डेली बेसिस पर होता है। तो मैं कल वाली आंसर कीज को बता देता हूँ ताकि आप लोग चेक कर सको कि आपने कितने सही किए थे और कितने गलत किए थे। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, जो ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म है जो कि श्रीलंका के अंदर लोकेटेड है, इसको किसके थ्रू बनाया गया था? तो इसको बनाया था ब्रिटिशर्स ने। लगभग वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम चल रहा था। अपनी शिप्स को रिफ्यूल करने के लिए यहाँ पर एज अ स्टेशन ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाल ही में जो हमारी सरकार है उन्होंने अभी सोया मिल को एज एन एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर किया कौन से एक्ट के अंडर में? तो वो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत और श्रीलंका के बीच में बहुत सारे अभ्यास होते हैं, तो दोनों कंट्रीज की मिलिट्री के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? वो है मित्र शक्ति। और दोनों कंट्रीज के बीच में जो नेवी है इनके बीच में कौन सा अभ्यास होता है? तो वो है सिलिनेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो एंटी डंपिंग मीजर है, ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी है, इसकी परमिशन एक बॉडी ने दे रखी है हम लोग को, और वो उस बॉडी का नाम क्या है? वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसका जो फाउंडेशन है या फिर इसको किसने फाउंड किया था? तो यहां पर उन व्यक्ति का नाम है पंडित मोहन मालवीय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इन्हीं से रिलेटेड है। जो पंडित मोहन मालवीय जी हैं इनको टाइटल दिया गया था महामना का, किसके थ्रू दिया गया था? तो महात्मा गांधी जी ने यह टाइटल दिया था। साथ ही साथ जो हमारे डॉक्टर S राधाकृष्णन जी थे, इन्होंने यहाँ पर पंडित मोहन मालवीय जी को एक स्टेटस दिया था, किसका? कर्मयोगी का। तो ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए थे। आई होप आप लोगों ने इन क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सही सही दिया होगा। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन को। आज का पहला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग चाहो तो साथ ही साथ नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। अदरवाइज यहां पर मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। जब भी आप लोग को टाइम मिले तो इस पीडीएफ में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना। पहला आर्टिकल बात करता है 4th एडिशन ऑफ स्टेट हेल्थ इंडेक्स के बारे में। रिसेंटली स्टेट हेल्थ इंडेक्स को जारी किया है नीति आयोग ने। तो यहां पर डिस्कशन करेंगे कौन कौन से स्टेट्स हैं, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है जहां पर हेल्थ को लेकर सिचुएशन काफी अच्छी है, और कौन कौन से स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज है जहां पर हेल्थ को लेकर सिचुएशन काफी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये आर्टिकल कहां से लिया गया? PIB से लिया गया है। मैं आपको सारे सोर्सेज दिखाता रहूंगा कहां कहां से आर्टिकल को लिया जा रहा है। और PIB एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे करंट अफेयर के लिए। यहां पे सरकार डायरेक्टली डेटा को पब्लिश करती है। हर एग्जाम्स में यहां पर PIB के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो यहां पर नीति आयोग ने अभी 4था एडिशन रिलीज कर दिया है, किसका? स्टेट हेल्थ इंडेक्स का। ये जो इंडेक्स है बेसिकली 2019-20 का इंडेक्स है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ यहां पर जो ये रिपोर्ट है इसका टाइटल क्या रखा गया है? तो इसका टाइटल है हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया। हेल्दी रहेगा इंडिया तो आगे प्रोग्रेस भी करेगा, इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हो। अब इस इंडेक्स के अंदर क्या क्या डिस्कशन हुआ? देखो, जो भी हमारे स्टेट्स हैं और बहुत सारी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके अंदर ओवरऑल परफॉर्मेंस हेल्थ को लेकर कैसा है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है जब ये इंडेक्स है तो इसके अंदर यही चीजें मेंशन की होंगी कि जो स्टेट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर के अंदर वो इस इंडेक्स के अंदर टॉप पर रहेंगे, और जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर हेल्थ को लेकर अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं होगा वो यहां पर बॉटम में रहेंगी। सिंपल सी बात है ये, है ना। और इससे पहले भी हेल्थ को लेकर हम लोग एक और इंडेक्स जारी कर चुके हैं, तो ये एक अलग से दूसरा इंडेक्स है, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए।
इसका नाम है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। इसको रिसेंटली लाया गया था। इसको किसने डेवलप किया था? तो दो बॉडीज ने आपस में पार्टनरशिप करके डेवलप किया था। उन बॉडीज का नाम क्या है? एक है न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और दूसरी है जॉन हॉपकिंस सेंटर। इन्होंने मिलकर रिलीज किया और इसमें भारत की रैंक क्या थी? तो 100 में से भारत की रैंक थी 42.8। ठीक है, और ये इंडेक्स 2021 का है और इसके अंदर हमने ये देखा कि हमारा हेल्थ सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। हमने हेल्थ सेक्टर के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। जितना हम 2019 में कर रहे थे उतना भी हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि 2019 में भी हमारा डेटा थोड़ा अच्छा था। अगर हम इसे कंपेयर करें तो 2019 के कंपैरिजन में 2021 के अंदर थोड़ा सा ड्रॉप आउट हुआ इंडिया। क्लियर होना चाहिए इसके बारे में, तो ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन वाली बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी नहीं। अब ये आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है? तो हमारे सिलेबस में जीएस पेपर 2 के अंदर वेरियस टॉपिक्स मेंशन्ड हैं, जैसे कि हेल्थ का टॉपिक है और गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस। इन्हीं टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब पहले तो हम लोग इस इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो जो स्टेट हेल्थ इंडेक्स है ये अपने आप में एक एनुअल टूल है। देखो साल के बेसिस पर यहाँ पर इस इंडेक्स को लाया जाता है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की जो परफॉर्मेंस है खासकर हेल्थ सेक्टर को लेकर, उन सबको कंपाइल किया जाता है। मतलब एक साथ हम लोग इन सारी इंफॉर्मेशन को लाकर इस इंडेक्स के अंदर इकट्ठा करते हैं और इस इंडेक्स को हम लोग साल 2017 से लगातार पब्लिश भी कर रहे हैं। इस इंडेक्स के अंदर बेसिकली 3 डोमेन्स के ऊपर ध्यान रखा जाता है। पहला डोमेन क्या है? पहला डोमेन है हेल्थ आउटकम, दूसरा डोमेन है गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन, तीसरा डोमेन है की इनपुट्स एंड प्रोसेसेस। क्या है ये? डोंट वरी, मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला यहां पर जो हेल्थ आउटकम है इसके अंदर क्या बोला जाता है कि देखो जो भी स्टेट्स हैं, जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके अंदर जो हेल्थ सिस्टम है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। वहां पर न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट क्या है, सेक्स रेशियो एट बर्थ क्या है। मतलब कि इसका यह है कि न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है? देखो बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेते ही बच्चे की डेथ हो जाना, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। अब जिस भी स्टेट के अंदर ये रेट ज़्यादा होगा, ऑब्वियस ही बात है वो स्टेट बॉटम में आएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हेल्थ सेक्टर ज़्यादा अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर बच्चा जन्म लेते ही वहाँ पर उसकी डेथ हो रही है। अब यहाँ पर जिस स्टेट के अंदर ये रेट कम होगा तो ऑब्वियस ही बात है वो स्टेट टॉप पर आएगा, जहाँ पर उन्होंने अच्छे से हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव कर रखा है। क्लियर हुआ? उसी प्रकार से यहाँ पर अंडर 5 मोर्टेलिटी होती है, मतलब कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की कितनी ज़्यादा डेथ हो रही है। जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर ज़्यादा डेथ हो रही होंगी वो इस इंडेक्स के अंदर बॉटम में आएगा। जिस यूनियन टेरिटरी या स्टेट के अंदर यहाँ पर ये डेथ कम हो रही होंगी वो टॉप पर आएगा। क्लियर हुआ इसके बारे में? फिर उसके बाद गवर्नेंस और इन्फॉर्मेशन आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? यहाँ पर ये देखते हैं कि कौन से स्टेट्स के अंदर या फिर कौन सी यूनियन टेरिटरीज के अंदर कितनी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हुई हैं। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब है मेडिकल एसोसिएशंस के अंदर या फिर हॉस्पिटल्स के अंदर ही डिलीवरी करवाई गई है। ठीक है, अब जिस स्टेट के अंदर ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई होंगी तो ऑब्वियस ये बात है टॉप पर आएगा। जिस स्टेट के अंदर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कम हुई होंगी, ठीक है, वो यहाँ पर बॉटम पर आएगा। उसी प्रकार से तीसरी चीज यहां पर देखी जाती है की इनपुट और प्रोसेसेस को। इसका मकसद क्या है? इसमें यह देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार से स्टेट्स के अंदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स नजर आते हैं, किस प्रकार से यहां पर मेडिकल फैसिलिटीज हैं, बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो ट्यूबरक्लोसिस ऐसी बीमारी है उसका रेट क्या है, उसका ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे मैनेज की जाती हैं। अगर इन सब चीज़ों के अंदर जो भी स्टेट अच्छा परफॉर्म करेगा ऑब्वियस ही बात है वो टॉप पर आएगा, जो स्टेट बेकार परफॉर्म करेगा वो बॉटम पर आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये इंडेक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस इंडेक्स को आखिरकार डेवलप करता कौन है। तो पहला पॉइंट देखो, इस इंडेक्स को डेवलप करता है नीति आयोग, लेकिन नीति आयोग अकेला नहीं डेवलप करता। नीति आयोग को यहाँ पर हेल्प मिलती है वर्ल्ड बैंक से और ये आपस में मिलकर क्लोज कंसल्टेशन करते हैं। कंसल्टेशन मतलब बातचीत करते हैं हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ। देन ओवरऑल डिस्कशन के बाद यहाँ पर ये पूरा का पूरा रिपोर्ट आता है। तो अभी ये चौथा एडिशन है 2019-20 का, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब रैंकिंग की बात करें तो आखिरकार कौन से राज्य टॉप पर हैं इस रैंकिंग के अंदर। तो देखो टॉप रैंकिंग में यहां पर 3 क्राइटेरिया रखा गया है। पहला क्राइटेरिया है लार्जर स्टेट्स का, जो बड़े बड़े राज्य हैं उनके अंदर किसने टॉप किया। बड़े राज्यों की कैटेगरी के अंदर केरला और तमिलनाडु ने टॉप किया है। और जो स्मॉलर राज्य हैं, जो छोटे वाले राज्य हैं, दूसरी कैटेगरी कौन सी है, स्मॉलर स्टेट्स के। जो छोटे राज्य हैं उसके अंदर किसने टॉप किया, मिजोरम और त्रिपुरा ने टॉप किया है। अब यूनियन टेरिटरीज जो है, यूनियन टेरिटरीज के अंदर किसने टॉप किया, तो यहां पर आप कह सकते हो दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव ने यहां पर टॉप किया और चंडीगढ़ ने टॉप किया। ठीक है, तो यहां पर इसके बारे में ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चंस डेफिनेटली बन सकते हैं। ये स्कोर कार्ड आप देख पाओगे 2018-19 का ये है और 2019-20 का ये ब्लू वाला आपको देखने को मिलेगा। 2018-19 में भी टॉप 5 में केरला था
उसके बाद आप देख पाओगे यहाँ पर हर बार आपको केरला देखने को जरूर मिलेगा और लगातार मतलब पिछले 4 साल से लगातार केरला टॉप कर रहा है। 2019-20 में भी टॉप पर केरला है, लेकिन बॉटम वाले आप देख पाओगे यहाँ पर बॉटम के अंदर यूपी, बिहार, एमपी और झारखंड, राजस्थान, ये बॉटम्स में देखने को मिलने वाले हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार जो ये इंडेक्स है इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा। ये तो हमने जान लिया, लेकिन इसका फायदा क्या होगा? फायदा होगा, देखो पहला फायदा क्या हो सकता है? पॉलिसी मेकिंग। जब आपके पास प्रॉपर डेटा मेंशन होगा कि स्टेट्स के अंदर हेल्थ को लेकर क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है स्टेट्स के अंदर, जब हमारे पास ये सारा डेटा होगा तो उसके बेसिस पर जहां जहां पर कमी होगी उस चीज़ के लिए हम लोग पॉलिसीज़ को लेकर आ सकते हैं। जो रिसोर्सेस हैं उनका अच्छे से एलोकेशन अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर ये हमारे लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, हमें पता चलेगी हमारी कमियां कहाँ पर हैं, तो उस कमियों को हम लोग सुधार पाएंगे, हम अपनी नीतियों को डेवलप कर पाएंगे, पॉलिसीज़ को बना पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंस है हेल्दी कंपटीशन डेवलप होगा। मतलब कि देखो अभी हमने देखा केरला ने टॉप किया, बहुत सारे राज्यों ने टॉप किया। ठीक है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर बहुत सारे राज्यों ने टॉप किया, इधर बहुत सारे राज्य बॉटम में भी रहे, बहुत सारे राज्य मिडिल में भी रहे। ठीक है, अब होगा क्या? इनके बीच में हेल्दी कंपटीशन चलेगा, एक दूसरे को ये लोग देखेंगे कि हाँ यार ये केरला अब की बार टॉप किया है, हम लोग अब की बार अपने स्टेट के अंदर पूरी तरह से फोकस रखेंगे कि हम अपने स्टेट के अंदर हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करें, किसी को भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन डेवलप होगा, एक दूसरे से यहाँ पर लड़ना चालू करेंगे, मतलब लड़ना एक तरीके से हेल्दी लड़ाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। हेल्दी कंपटीशन के बेसिस पर अगर हम बात करें तो सभी स्टेट्स अपने आप को इंप्रूव करने में लगे रहेंगे। ठीक है, तो दूसरा फायदा हुआ। तीसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है? हमने जो अपने एसडीजीज को सेट किया है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हमने सेट किया है, आपको मालूम होगा 17 गोल सेट किए हैं, हमें 2030 तक वो गोल अचीव करना है। अब इसको अचीव करने के लिए पीछे की जो रेस है ये काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हेल्दी कॉम्पिटिशन डेवलप होगा तो सारे स्टेट्स लग जाएंगे, आराम से हम लोग अपने गोल्स को अचीव करने के ऊपर लग पाएंगे। वो 17 गोल कौन कौन से हैं यहाँ पे आप देख पाओगे? नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन एंड सो ऑन। यहाँ पर आप देख पाओगे ये पूरे 17 गोल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। तो हमने बात की इंडेक्स के बारे में, इंडेक्स में किसने टॉप किया उसको डिस्कस किया, इंडेक्स की इंपॉर्टेंस क्या है वो हमने जानी। अब बात करते हैं इंडेक्स के अंदर आखिरकार टोटल लिमिटेशंस कितनी है। ठीक है, कुछ यहाँ पर बैरियर्स भी देखने को मिलेंगे, लिमिटेशंस कितनी है, प्रॉब्लम्स क्या है। तो पहली प्रॉब्लम आती है नॉट कवर्ड क्रिटिकल एरियाज। इसका मतलब है कि अभी यहाँ पर हमने देखा कि देखो न्यूनेटाल मोर्टिलिटी रेट को कवर किया गया, ठीक है, मोर्टिलिटी रेट को कवर किया गया, ठीक है, उसके बाद कुछ और चीज़ों को कवर किया गया है, लेकिन यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारी और भी बीमारियां हैं जो कि कवर होनी चाहिए थी इस इंडेक्स के अंदर, जैसे कि इन्फेक्शियस डिजीज हो गई, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गया, मेंटल हेल्थ, गवर्नेंस, फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन, कुछ इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो कि ये भी इंक्लूड होनी चाहिए थी इस इंडेक्स के अंदर, लेकिन ये इंक्लूड नहीं हुई हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको इंक्लूड नहीं किया गया है, पहली प्रॉब्लम है इस इंडेक्स की। दूसरी प्रॉब्लम क्या है इस इंडेक्स की? वो है लिमिटेड डेटा। आपने जितना भी डेटा इकट्ठा किया है वो आपने सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े राज्यों का इकट्ठा किया है, आपने लार्जर स्टेट्स के बेसिस पर इस डेटा को कलेक्ट किया। अब आप छोटे स्टेट पे भी तो जाकर देखो, छोटे छोटे जो राज्य हैं वहां पर भी ज़्यादा देखो क्या हालत है। ठीक है, तो इस वजह से जो डेटा है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, हम लोग एक बड़े लेवल का डेटा को देख के सारी चीज़ों को जज कर रहे हैं जो कि सही नहीं होगा। तो यहाँ पर ये हमारी दूसरी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ? तो इस इंडेक्स के बारे में आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। मुझे नहीं लगता हमने इस इंडेक्स के बारे में कोई भी चीज़ें छोड़ी हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, चाहे वो प्रीलिम्स में हो चाहे वो मेंस में हो। तो इसी के साथ यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस करेंगे, वो यह है कि हेल्थ सेक्टर के मामले में हमारी सरकार आज के टाइम पर क्या क्या इनिशिएटिव्स को उठा रही है। अभी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था, तो हेल्थ सेक्टर को लेकर हमारी सरकार पहला स्टेप उठा रही है आज के टाइम पर, नेशनल हेल्थ मिशन को चला रहे हैं हम लोग। उसके बाद आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि योजना है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है। तो ये सारे ये जो मिशंस या सारे इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के, ये सब इनिशिएटिव इसीलिए उठाए जा रहे हैं ताकि हम लोग अपने पूरे कंट्री के अंदर हेल्थ सेक्टर को डेवलप कर सकें, इसको उठा सकें। क्लियर हुआ? अब अगर बात अच्छे से समझ में आ चुकी है तो फटाफट वीडियो को लाइक करना और लाइक करके यहाँ पर बता देना कि हाँ मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, और फटाफट यहाँ पर 2000 से ज़्यादा लाइक्स पहुँचा दो। क्लियर हुआ? अगले आर्टिकल पर आते हैं। अगेन एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिस्कशन करेंगे मिशन सागर के बारे में। आखिरकार ये मिशन सागर है क्या, क्यों चर्चा में ये वापस से आ चुका है। देखो आर्टिकल जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स मेंशन हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस इंडिया एंड इट्स नेबरहुड करके। अब आर्टिकल द हिंदू के अंदर डिस्कस किया गया, द हिंदू के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिनट, बहुत सारे वेरियस न्यूज़पेपर्स के अंदर इस आर्टिकल को कवर किया गया है। तो चर्चा में इसलिए क्योंकि हाल ही में जो भारत का इंडियन नेवल शिप है जिसको हम लोग बोलते हैं आईएनएस केसरी,
ये कहाँ पे पहुंचा? ये मोजाम्बिक के एक पोर्ट पर पहुंचा है। मोजाम्बिक के अंदर एक पोर्ट, एक बंदरगाह है जिसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट ऑफ मपूतो। यहां पर ये हमारा जहाज पहुंचा। अब ये क्या लेके गया? तो लगभग आप कह सकते हो 500 टन्स ऑफ फूड एड प्रोवाइड लेके गया है। मतलब कि जो खाने पीने का सामान है ये हमने 500 टन तक का सामान यहाँ पे पहुंचाया है। अब ऑब्वियस ही बात है, हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, हमने यहाँ पर फूड एड प्रोवाइड किया है, मदद करी हमने खाना देके। तो कहीं ना कहीं मोजाम्बिक के अंदर सिचुएशन खराब है, ऐसे ही है। सो मोजाम्बिक के अंदर आप देख पाओगे पैंडेमिक की तो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, कोरोना वायरस की प्रॉब्लम से तो दुनिया लड़ रही है, उसी के साथ साथ यहाँ पर सूखा पड़ चुका है, बहुत सारे चैलेंजेस और देखने को मिलते हैं, आतंकवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है यहाँ पर। तो इसके बेसिस पर अभी यहाँ पर लोगों को खाना प्रोवाइड किया है इंडिया ने, ठीक है, क्लियर हुआ। लेकिन उसके साथ साथ देखो, खाने के साथ साथ फूड एड के साथ हमने कुछ एक तरीके से वेपन्स भी दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट और सेल्फ डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी दिए हैं मोजाम्बिक की फोर्सेस को। क्यों? ताकि जो इनकी फोर्सेस है वो आतंकवाद से लड़ सके, क्योंकि मोजाम्बिक के अंदर जैसा मैंने आपको बताया आतंकवाद काफी तेजी से इंक्रीज हुआ। और ये जो हमने अभी ये सामान पहुंचाया है मोजाम्बिक के अंदर, ये हमारा 8वां स्टेप है, पता है। इसी प्रकार के हम लोग और भी बहुत सारी कंट्रीज को मदद प्रोवाइड करवा चुके हैं। ये हमारा 8वें तरीके से हमने डेप्लॉयमेंट किया है अपने चीज़ों को। ये सारा काम किया गया है मिशन सागर के अंडर में। सागर की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। जो इंडियन ओशन रीजन है, इसके आसपास जितने भी नेशंस हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर भारत पूरी तरह से फोकस रखेगा। इसी वजह से हम लोग इस सागर कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे। वो क्या है आगे भी आपको समझाने को मिलने वाला है। सबसे पहले हम लोग इसी को समझेंगे, आखिरकार मिशन सागर है क्या। देखो, इस मिशन सागर को लॉन्च किया गया था मई 2020 में। अब आपको ध्यान आ रहा होगा मई 2020, हाँ बहुत खतरे वाला टाइम था उस समय। कोविड के बहुत सारे केसेस निकल रहे थे, काफ़ी हालत ख़राब थी, लॉकडाउन्स लग चुके थे, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ में खाने को नहीं था, बिल्कुल वही वाला समय है। उसी समय पर मिशन सागर को लॉन्च किया गया। ये इंडिया का खुद का एक इनिशिएटिव था ताकि हम लोग दुनिया भर में कंट्रीज को मदद प्रोवाइड करवा सकें, हम लोग दुनिया भर में कंट्रीज को वैक्सीन दे सकें, ठीक है, दुनिया भर में कंट्रीज को खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड करवा सकें, क्योंकि वहाँ पर क्राइसिस क्रिएट हो चुके थे। तो इस मिशन सागर में हम लोगों ने लगभग बहुत सारी कंट्रीज को, जैसे मालदीव्स, मॉरिशियस, मेडागास्कर, कोमोरोस, सीचेल्स, इन कंट्रीज को हमने हेल्प प्रोवाइड करवाई थी हम अपने इंडियन नेवल शिप का इस्तेमाल करके। उसके बाद इसी मिशन सागर के अंदर बात करें तो इंडियन नेवी ने क्या किया, अपने शिप्स, अपने जो जहाज है उनको फैलाया, कहां पर डिप्लॉय किया, इन कंट्रीज में, और मेडिकल एड प्रोवाइड किया। हमने बहुत सारी मेडिसिन, दवाइयां पहुंचाई, ठीक है, वैक्सीन पहुंचाई, ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करवाया, कुछ खाने पीने की चीजें प्रोवाइड करवाई, ठीक है। इनफैक्ट हमने सैनिटाइजर्स और भी बहुत सारी चीजें यहां पर पहुंचाई थी उस समय पर। तो इस मिशन के अंडर में पता है इंडियन नेवी ने पता है क्या क्या पहुंचाया, 3000 मेट्रिक टन ऑफ फूड पहुंचाया, 300 मेट्रिक टन ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई, 900 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 20 आईएसओ कंटेनर्स, 15 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज को हमने ये सारी चीजें पहुंचा दी थी इस कोविड के तौर पर। इसी को बोला गया है मिशन सागर। इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर ये मिशन चलाया था। सागर क्यों बोला गया है? क्योंकि आपको इंडिया के नीचे जब आप देख पाओगे तो यहाँ पर ये इंडियन ओशन रीजन है, और जितनी भी कंट्रीज में हम लोगों ने सपोर्ट प्रोवाइड किया है वो यहाँ पर यहीं पर देखने को मिलेंगे। एक तो मालदीव्स ये हुआ, सीचेल्स यहाँ हुआ, मॉरिशियस यहाँ पर हुआ, मेडागास्कर ये देखने को मिलेगा, कोमोरोस ये देखने को मिलेगा, और जो हमारा अभी मोजाम्बिक है वो भी यहाँ पर बराबर में, मेडागास्कर के बराबर मोजाम्बिक देखने को मिलेगा, जहाँ पर अभी रिसेंटली यहाँ पर जो मपूतो पोर्ट है ना, यहीं पर क्या हुआ है, अभी हमने फूड एड को प्रोवाइड करवाया है। क्लियर हुआ इसके बारे में? आई होप आप लोगों को चीज़ें बहुत आसानी तरीके से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने आईएनएस केसरी, अपना जो इंडियन नेवल शिप है केसरी, ये वाला जहाज़ है, इसी का इस्तेमाल करके ये सारे फूड प्रोडक्ट को पहुँचाया है। और नवंबर 2020 में, देखो ये तो हमने डिस्कस किया कि मिशन सागर कब लॉन्च किया गया था, 2020 मई के आसपास की बात है। उसके बाद हमने मिशन सागर 2 को लॉन्च किया, कब? नवंबर 2020 के आसपास। यहाँ पर जो हमारा इंडियन नेवल शिप ऐरावत था, ये बहुत सारा खाना, बहुत सारे फूड आइटम्स को लेकर गया सुडान में, साउथ सुडान, जिबूटी और एरिट्रिया के अंदर, जो कि आप कह सकते हो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन देखने को मिलता है। उसके बाद हमने मिशन सागर 3 को भी, मतलब इसी के मिशन के अलग अलग पार्ट्स को लॉन्च किया। नवंबर 2020 में सागर 2 को लॉन्च किया, फिर उसका सागर 3 को लॉन्च किया। यहां पर भी हम लोगों ने बहुत सारे असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया वियतनाम और कैम्बोडिया को। क्लियर हुआ इसके बारे में? अब उसके बाद बात करते हैं कि आखिरकार इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा। देखो, पहला फायदा तो ये होगा, भारत अपनी मैरीटाइम नेबरहुड को इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने ये देखा जितनी भी कंट्रीज आपको दिख रही होंगी ये सब इंडिया की फ्रेंडली नेशंस आपको देखने को मिलेगा, आसपास ही हैं, तो इनसे हम लोग अपने रिलेशंस को और ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, दूसरा प्रॉब्लम क्या है, मोजाम्बिक के अंदर जो टेररिज्म वगैरह आतंकवाद काफ़ी बढ़ चुका है, आम लोग यहाँ पर मारे जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इंडिया मदद कर रहा है मोजाम्बिक की, ताकि मोजाम्बिक अपने यहाँ पर आतंकवाद से लड़ सके।
तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदे वाली बात है मोजाम्बिक के लिए, ये भी अब एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, जो टेररिस्ट ग्रुप है जिसका नाम है इस्लामिक स्टेट, जिसको हम लोग दाइश बोलते हैं, ठीक है, ये जो ग्रुप है ये बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। कहां पर? सेंट्रल अफ्रीका के अंदर। इनफैक्ट अफ्रीका के अंदर आप देख पाओगे बहुत सारा टेररिज्म, बहुत सारा आतंकवाद ऑलरेडी देखने को मिलता है। अफ्रीका के अंदर एक बहुत ज्यादा पॉपुलर रीजन देखने को मिलता है साहिल रीजन। ये आप जो रीजन देख रहे हो ना, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। सहारा डेजर्ट के नीचे ये साहिल रीजन, यहां पर बहुत सारा आतंकवाद देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत सारे यहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आपको देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम लोग अपना विजन सागर की। जो ये सागर है आखिरकार क्या है? सागर की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इंडिया रीजन। इसको लॉन्च किया गया था, सागर को लॉन्च किया था 2015 में। मिशन सागर अलग है, ये विजन सागर अलग है। तो सागर को हमने 2015 में लॉन्च किया था। हमारा मेन मकसद ये था कि जो इंडियन ओशन रीजन के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ भारत अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा गहरा करे, सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ाए। हम लोग उन कंट्रीज़ के साथ अपने जो नेबरहुड है उसको इंक्रीज़ करें, ताकि कोई बुरा वक्त हो तो यहाँ पर इंडिया उनको सपोर्ट करे और वो यहाँ पर इंडिया को फेवर करे। ठीक है, तो ये इसी वजह से हम लोग यहां पर ये विजन सागर को लेकर आए थे। आई होप आप क्लियर कर चुके होंगे इस पूरे आर्टिकल को बेहतरीन तरीके से। आते हैं अगले आर्टिकल पर। थर्ड आर्टिकल अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहां पे हम डिस्कस करेंगे बेलागावी बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। ठीक है, बेलागावी या बेलागाम डिस्प्यूट हम समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में ये बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिलता है। रिसेंटली चर्चा में इसलिए था क्योंकि जो शिवाजी महाराज जी की यहाँ पर मूर्ति देखने को मिलेगी, उनकी अपमान वगैरह किया गया, उसकी वजह से यहाँ पर ये डिस्प्यूट चर्चा में था। तो एक एक करके चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे, बस क्लियरली आप लोग सुनते हुए चलना। आर्टिकल हमारा इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। बहुत सारे और भी न्यूज़पेपर्स के अंदर इस आर्टिकल को कवर किया गया था। अगर हम बात करें, ये जो पूरा का पूरा इंसिडेंट है, ये जो पूरा का पूरा बॉर्डर डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट मतलब विवाद। अब यहाँ पर बॉर्डर मतलब बिल्कुल दो राज्यों के बीच में चल रहा होगा। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में ये बॉर्डर का विवाद चल रहा है, एक जगह को लेकर लड़ रहे हैं और उसी जगह का नाम है बेलागावी। ठीक है, इसको बेलागावी या बेलागांव भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं बेलगांव बोलता हूं, आगे भी बेलगांव बोलूंगा तो इससे काफी हद तक आसानी रहेगी। ठीक है, बेलगांव या बेलागावी आप बोल सकते हो। तो बेलगांव आज के टाइम पर करेंटली आज के टाइम पर कर्नाटक का पार्ट है, लेकिन महाराष्ट्र क्लेम करता है ये हमारा पार्ट है और ये जो पार्ट है ये महाराष्ट्र को दे देना चाहिए। इसी को लेकर ये लड़ाई चल रही है और ये आज की लड़ाई नहीं, ये दशकों पुरानी लड़ाई है, डिकेड्स ओल्ड डिस्प्यूट है, बहुत साल हो चुके हैं, ये विवाद ऐसे ही चलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इनफैक्ट 2006 से पता है क्या हुआ है, ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी तक पड़ा हुआ है, अभी तक यहां पर ये सॉल्व नहीं हुआ। इतने साल तो सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दे की सुनवाई होते होते हो गए। अगर हम बात करें आर्टिकल हमारा कैसे इंपॉर्टेंट होगा, जीएस पेपर 3 के अंदर वेरियस टॉपिक्स मेंशन्ड हैं, फेडरलिज्म, इंटरस्टेट रिलेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहले तो हम बात करते हैं आखिरकार डिस्प्यूट क्या है। यहां पर आपको एक मैप नजर आ रहा होगा, ऊपर आपको महाराष्ट्र नजर आ रहा होगा, नीचे कर्नाटक नजर आ रहा होगा। महाराष्ट्र से पहले एक तरीके से बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करता था, आपको मालूम होगा, है ना, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करता था। और कर्नाटक मैसूर प्रेसिडेंसी हुआ करता था, मैसूर के नाम से जाना जाता था। बाद में चीजें बदली। ठीक है, चीजें बदलने के बाद आप कह सकते हो स्टेट्स अलग अलग भी हुए और आपको मालूम होगा भाषा के आधार पर भी हम लोगों ने स्टेट्स को अलग अलग किया था। ठीक है, वो आगे मैं इसके बारे में बात करूंगा। फिलहाल तो क्या हुआ, यहां पर महाराष्ट्र अलग हुआ, कर्नाटक अलग हुआ, बीच में ये जो बीच वाला पोर्शन आपको देखने को मिलेगा ये है बेलगांव। ठीक है, ये बेलगांव वाला रीजन है। मैं फिर से बोल रहा हूं, बेलगांव बेलागावी दोनों एक ही है, मैं बेलगांव बोलूंगा। ठीक है, तो यहां पर ये वाला जो रीजन है ये बेलगांव वाला है। अब होता क्या है, यहां पर जब हमने भाषा के आधार पर स्टेट्स को, राज्यों को बांटा, तो क्या हुआ, यहां पर जो बेलगांव के अंदर लोग थे ये मराठी बोलने वाले लोग थे। ठीक है, इनफैक्ट मराठी बोलने वाले लोग हैं, ये मराठी बोलते हैं। अब आप खुद बताओ, मराठी बोलते हैं तो इसको महाराष्ट्र के अंदर होना चाहिए था, कर्नाटक के अंदर होना चाहिए था, है ना। तो यहां पर आपको कहना होगा महाराष्ट्र के अंदर होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और उस एक्ट की मदद से ये वाला जो पूरा का पूरा रीजन है ये कर्नाटक के अंदर डाला गया। तो यहां पर आप कह सकते हो कर्नाटक आज के टाइम पर इसको बोलता है कि ये हमारा ही पार्ट है और यहां पर लॉ के हिसाब से हमें ही ये पार्ट दिया गया है। हालांकि महाराष्ट्र क्लेम करता है यहां पर मराठी बोलने वाले लोग हैं, ये पार्ट हमें देना चाहिए। ठीक है, तो इसी को लेकर ये डिस्प्यूट है, ये सालों पुराना डिस्प्यूट है। अब यहां पर कुछ बवाल हुआ था जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट वापस से चर्चा में आया। अगर हम बात करें 1957 में होता क्या है, यह विवाद यहां पर आप कह सकते हो काफी तेजी से बढ़ जाता है। पहले तो आपको समझना होगा, एक एक्ट आया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, आपको ये देखने को मिलेगा। यहां पर इस एक्ट को इंप्लीमेंट किया और इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के बाद ये आप कह सकते हो जो महाराष्ट्र है वो डिमांड ये कर रहा है कि यहां पर जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सुलझाया जाए, कर्नाटक के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सुलझाया जाए। उसके बेसिस पर हम लोग ये एक्ट लेकर आए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, अब जो ये एक्ट है इसने भाषा के आधार पर क्या हुआ, स्टेट्स को बांटा। ठीक है, भाषा के आधार पर बांटा, जो कन्नड़ बोलने वाले थे उनको लिए कर्नाटक बना दिया गया,
मराठी बोलने वाले, मराठी की स्पीकिंग वाले आप कह सकते हो यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर आ गए। बीच में एक जगह बच गई बेलागावी, ठीक है, जिसको हम बेलागांव भी बोलते हैं। अब वो बेलागांव महाराष्ट्र क्लेम करता है, कहता है कि यार वो हमारा पार्ट है, यहाँ पर मराठी बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर ये पार्ट हमें देना चाहिए। लेकिन कर्नाटका बोलता है नहीं, ये हमारा ही पार्ट रहेगा। क्लियर हुआ इसके बारे में? तो क्या डिस्प्यूट चल रहा है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करता था, जो चीज़ें यहाँ पर मेंशन्ड है वो मैं ऑलरेडी आपको बहुत सिंपल शब्दों में बता चुका हूँ। अब बात करते हैं महाराष्ट्र किस बेसिस पर क्लेम करता है, तो आपको पता चल चुका है। महाराष्ट्र लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस पर क्लेम करता है। महाराष्ट्र बोलता है बिल्कुल यहां पर मराठी बोलने वाले लोग हैं तो यह पार्ट हमें देना चाहिए। और कर्नाटक क्या बोलता है? कर्नाटक आर्ग्यू ये करता है कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है इसके बेसिस पर मामला फाइनल हो चुका है और जो ये बेलागांव वाला एरिया है वो इस एक्ट के हिसाब से कर्नाटक के अंडर में आता है, कर्नाटक को वो एरिया दिया गया और यही मुद्दा ऐसे ही चलता रहा। लेकिन यहां पर आपको एक चीज और समझनी होगी, वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आखिरकार क्या था। ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग अभी इसी वाले बेलागांव वाले डिस्प्यूट को कवर करते हैं। तो इस बेलागांव डिस्प्यूट के अंदर बात करें, ये मुद्दा आगे बढ़ता रहता है, फिर उसके बाद हमारी सरकार का क्या रिस्पॉन्स होता है इसको सुनो। हमारी सरकार यहां पर एक कमेटी बनाती है, महाजन कमेटी बनाई जाती है 1966 के अंदर, ताकि इस सिचुएशन को सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो यहां पर सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने 1967 में अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया और इन्होंने बोला कि देखो हम लोग एक प्रकार से मामला सुधार सकते हैं। कैसे? कि देखो अगर लड़ाइयां हो रही हैं दोनों के बीच में तो हम एक काम कर सकते हैं, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं। हाँ, एक काम ये कर सकते हैं कि कुछ गांव जो हैं, यहां पर कुछ बहुत सारे गांव आपको इस एरिया में देखने को मिलेंगे, तो कुछ गांव हम महाराष्ट्र को दे दें जहां पर मराठी बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग हैं, और कुछ गांव यहां पर कर्नाटक को दे दें। ये यहां पर इस कमेटी का पूरा रिकमेंडेशन रहा। लेकिन यहां पर कमेटी की बात किसी ने सुनी नहीं। महाराष्ट्र बोलता था नहीं, हमें यहां पर पूरा एरिया ही चाहिए, यहां पर पूरे एरिया में मराठी बोलने वाले लोग हैं। तो ये डिस्प्यूट यहां पर ऐसे ही चलता रहा, कमेटी की कोई बात यहां पर इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाई और तब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और साल 2006 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये इशू पहुंचा और आज तक यहां पर ये इशू पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आई होप आप बेलागांव डिस्प्यूट को लेकर सारी चीजें क्लियर कर पाए हो। अगर हम बात करें तो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या था मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पर तो विवाद शुरू हुआ है, इसी एक्ट ने की वजह से तो जो एरिया है वो कर्नाटक को दे दिया गया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये जो एक्ट है बेसिकली ये एक तरीके से जब इंडिया आज़ाद हो रहा था, ठीक है, जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ 1947 के आसपास, तो भारत ने लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो भारत के अंदर आपको 550 डिसजॉइंटेड प्रिंसली स्टेट्स देखने को मिलते थे, जो रजवाड़े वाले रीजन है जिन्होंने बोला हम किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो लगभग 550 ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, जब भारत आज़ाद हो रहा था। तो कहानी आगे पहुंचती है, 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन इन्हीं प्रिंसली स्टेट्स के इन्हीं स्टेट्स के रिगार्डिंग में क्या होता है, 1948 के अंदर एक कमेटी बनाई जाती है, एसके धर कमेटी। इसको अपॉइंट करती है हमारी सरकार ताकि यहां पर इन सारे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जा सके, अच्छे से हम अपने स्टेट्स के अंदर इंक्लूड करें और एक तरीके से लैंग्वेज के बेसिस पर, जो भाषा के आधार पर हम लोग रीऑर्गेनाइजेशन कर पाएं। तो इसी के बेसिस पर आप कह सकते हो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था। लेकिन होता क्या है, यहां पर फिर बहुत सारी और भी कमिटीज होती हैं जो कि यहां पर ये बोलती हैं कि नहीं, हम लोग यहां पर भाषा के आधार पर नहीं बांटेंगे चीज़ों को, भाषा के अलावा आप एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर चीज़ों को बांट सकते हो। लेकिन फिर भी यहां पर ये जो भी कमेटी का कहना था कि भाषा के आधार पर नहीं बांटेंगे, ये आगे चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं होती हैं, लास्ट में भाषा के आधार पर चीज़ें की बांटी जाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फिर उसके बाद एक और कमेटी बनती है, क्योंकि इनकी इस कमेटी की सुनवाई होती नहीं है। ये कमेटी तो सीधा मना कर दी थी कि आप लोग लिंग्विस्टिक बेसिस पर कोई चीज़ें मत बांटो, आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर बांटो। तो इस कमेटी की बात तो मानी नहीं जाती। फिर 1948 के अंदर एक और कमेटी आती है, जेबीपी कमेटी। जेबीपी यहाँ पर नाम याद रखना, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल, और उसके बाद यहाँ पर पताबी सितरामैया। तो यहाँ पर इनके थ्रू एक कमेटी को लीड किया गया और ये जो कमेटी है ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है 1949 के आसपास और ये भी बताती है कि हम लोग भाषा के आधार पर स्टेट्स को नहीं बांट सकते। तो इनका भी बिल्कुल सेम डिसीजन रहता है एज प्रीवियस कमेटी के तौर पर। ठीक है, लेकिन फाइनली इनकी बात भी नहीं सुनी जाती, प्रोटेस्ट लगातार होते रहते हैं, तो इनकी कमेटी की बात भी नहीं सुनी गई। फिर लास्ट में अक्टूबर 1953 के अंदर हमारी सरकार खुद यहां पर पहला राज्य क्रिएट कर देती है। पहला राज्य भाषा के आधार पर कौन सा बना था, वो बना था आंध्र प्रदेश। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो लैंग्वेज बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर पहला राज्य कौन सा बना था, तो आंध्र प्रदेश यहां पर आंध्र स्टेट बनकर आया था, क्योंकि यहां पर तेलुगु स्पीकिंग वाले बहुत सारे लोग रहते थे। तो इन एरिया को हमने अलग कर दिया था, मद्रास से अलग करके यहां पर आंध्र प्रदेश को बनाया गया। क्लियर हुआ इसके बारे में? अब यहां पर अगर हम बात करें, अब ये लैंग्वेज के बेसिस पर बांटा गया, लेकिन उसके बाद 22 दिसंबर 1953 में क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू जी एक कमीशन को अपॉइंट करते हैं अंडर फजल अली।
ठीक है। और बोलते हैं कि आप जब सारी चीज़ें हो रही हैं तो आप स्टेट्स को बांटो, आप यहाँ पर 16 स्टेट्स बनाओ और 3 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज बनाओ। लेकिन ये बात भी नहीं मानी जाती, सरकार अपने हिसाब से काम करती है। सरकार यहाँ पर इस चीज़ को अग्री ना करते हुए 14 स्टेट्स बनाती है और 6 यूनियन टेरिटरीज को बनाती है आज के टाइम पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये यहाँ पर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बनाए जाते हैं इसी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर, जिसको पास किया गया था 1956 में। क्लियर हुआ। लेकिन उसके बाद कहानी बढ़ती रहती है, स्टेट्स और जो यूनियन टेरिटरीज है वो बढ़ते रहते हैं, साथ ही साथ आपको मालूम होगा। और फिर अगर हम बात करें करंट सिनेरियो, लेकिन करंट सिनेरियो से पहले आपको मालूम होगा 5 अगस्त 2019 की बात है, आर्टिकल 370 को हटाया जाता है, आर्टिकल 370 को अब्रोगेट किया जाता है। उसके बेसिस पर जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, इसको यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर बदल देते हैं। 2 यूनियन टेरिटरीज हमारे पास आ जाती हैं, एक स्टेट कम हो जाता है, 2 यूनियन टेरिटरीज हमारे पास बढ़ जाती हैं। तो करंट टाइम पर, आज के टाइम पर भारत में टोटल आपको 28 स्टेट्स देखने को मिलेंगे और 8 यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलेगी। तो आपको कहेंगे 1 मिनट, यूनियन टेरिटरी तो 9 है, 8 क्यों बोल रहे हो? 8 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2019 के एक्ट के अकॉर्डिंग में आपको मालूम होगा तो दादर और नागर हवेली और दमन एंड दीव है, इनको भी मर्ज कर दिया गया था। मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 2019 का इस्तेमाल करके यहाँ पर इनको मर्ज कर दिया गया था, इसी वजह से 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। क्लियर हुआ इसके बारे में? आई होप आप सारी चीज़ें समझ चुके हो। स्टेट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या था। एक चीज़ और बता दूं, क्या यहाँ पर ये भारत के अंदर ही ऐसा डिस्प्यूट है? भारत के अंदर ही कर्नाटक और महाराष्ट्र के, मतलब ये कर्नाटक और महाराष्ट्र वाला इशू है? ऐसा नहीं है। भारत के अंदर आपको और भी बहुत सारे स्टेट्स के अंदर ये डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। बिहार यूपी के बीच में एक डिस्प्यूट देखने को मिलता है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के बीच में डिस्प्यूट देखने को मिलता है देहरादून डिस्ट्रिक्ट को लेकर, गुजरात राजस्थान के बीच में होता है, कर्नाटका महाराष्ट्र के बीच का आपको पता ही चल गया, बेलगांव वाला डिस्प्यूट है, कर्नाटका केरला के बीच में यहाँ पर डिस्प्यूट चलता है, ओडिशा आंध्र प्रदेश, ओडिशा और उसके बाद यहाँ पर एरिया पे आप देख पाओगे छत्तीसगढ़ के बीच में, ओडिशा झारखंड के बीच में, ओडिशा वेस्ट बंगाल के बीच में, असम नागालैंड के बीच में, अरुणाचल असम के बीच में। तो ऐसे डिस्प्यूट बहुत सारे हैं, यहाँ पर आप लोग इसको देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंडिया के अंदर 5G को लाने के बारे में चर्चा की जा रही है और इनफैक्ट हम लोग 5G के ऊपर बहुत तेजी से काम भी कर रहे हैं। तो 5G टेक्नोलॉजी के बारे में आज हम काफ़ी सारा डिस्कशन करने वाले हैं। इसी के बेसिस पर आज का थंबनेल भी लगा रखा है। आर्टिकल जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हमारे सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स मेंशन्ड है, जैसा कि आप लोग को यहाँ पर ये नजर आ रहे होंगे। आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया। तो हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जिसको हम DOT बोलते हैं, इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि भारत की जो मेजर मेट्रोज है, जो बड़ी बड़ी मेट्रोज देखने को मिलेंगी, यहां पर अगले साल से 5G सर्विसेज को लाया जाएगा। ठीक है, अगले साल से मेजर मेट्रोज के अंदर 5G सर्विसेज को लागू करने वाले हैं हम लोग। और 5G सर्विसेज के ऊपर इंडिया 2018 से ही चर्चा कर रहा है। 2018 से हम लोग लगातार प्लान कर रहे हैं कि हम लोग 5G सर्विसेज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अब यहाँ पर इसको स्टार्ट करने के ऊपर पूरी तरह से फोकस भी रखा गया। सबसे पहली चीज हम डिस्कस करेंगे, आखिरकार ये 5G टेक्नोलॉजी है क्या। तो आपको मालूम होगा 5G मतलब 5वां जनरेशन है ये मोबाइल नेटवर्क का। इससे पहले 1G 2G 3G 4G सब निकल चुका। अब हम लोग डायरेक्टली 5G पर आ चुके हैं। एक वायरलेस स्टैंडर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल कनेक्टिविटी देता है। आज के टाइम पर आप 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हर जगह से कनेक्ट हो सकते हो, वर्चुअली आप कहीं भी कनेक्ट हो सकते हो, कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, या हर तरीके से आप कनेक्ट हो सकते हो। हर चीज़ के अंदर आप 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो, हर चीज़ को आपस में जोड़ सकते हो। क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी के अंदर पता है इंटरनेट स्पीड कितनी है। यहां पर आपको इंटरनेट स्पीड 20 Gbps की स्पीड देखने को मिलेगी, मतलब 20 गीगाबिट्स पर सेकंड के हिसाब से। आपको मालूम होगा कि अभी यहां पर हमारे पास 4G टेक्नोलॉजी है और 4G टेक्नोलॉजी के अंदर अभी तक हमारे पास जो हाईएस्ट स्पीड है वो है 1 Gbps की। ठीक है, 1 गीगाबिट पर सेकंड आपको स्पीड मिलती है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा हायर है। ठीक है, बहुत रेयरली यहाँ पर लोग यूज़ करते हैं। लेकिन बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी यहाँ पर जो 5G टेक्नोलॉजी है, इसके बेसिस पर आपके पास जो स्पीड आएगी वो 20 Gbps की स्पीड आएगी। आपको मालूम होगा ना कितनी स्पीड आ रही है, 20 Gbps की आ रही है। ठीक है 20 Gbps की स्पीड किसी के पास नहीं आ रही है। तो 20 Gbps की स्पीड एक हाईएस्ट स्पीड होने वाली है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल कनेक्टिविटी हम लोग को प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो ये पूरा का पूरा 5G टेक्नोलॉजी है, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1G से। पहले 1G आया, 1G को लॉन्च किया गया था 1980s में। तब यहाँ पर ये सिर्फ रेडियो सिग्नल के ऊपर काम किया करता था। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आप वॉइस कॉल कर सकते थे बस, 1980s के आसपास। फिर 2G आता है 1990s में। यहाँ पर क्या था, थोड़ा बहुत डिजिटल रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर आप वॉइस कॉल तो कर सकते थे, लेकिन फिर डेटा का इस्तेमाल भी कर सकते थे, लेकिन 64 kbps के आसपास का। फिर उसके बाद 3G टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया जाता है 2000 के अंदर, सन 2000 में। अब यहाँ पर आपके पास नेट आ चुका था, लगभग 1 Mbps से लेकर 2 Mbps की स्पीड तक आपको जो है नेट अवेलेबल करवाया जा रहा था। आप वॉइस कॉल कर सकते थे और वीडियो कॉल भी कर सकते थे, कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह भी कर सकते थे।
4G आता है 2009 के अंदर। 4G को 2009 में जैसे ही लॉन्च किया, यहाँ पर जो इंटरनेट की स्पीड है वो यहाँ पर 100 Mbps से लेकर 1 Gbps की आने लगी। तो आप खुद समझ सकते हो कि यहाँ पर हम लोग 2009 से काफ़ी हद तक एडवांस लेवल पर पहुँच चुके थे और आज के टाइम पर काम कर दिया है हमने 5G के लेवल पर। तो ये सारे मैंने इवोल्यूशन के बारे में आपको बता दिया, 1G, 2G, 3G, 4G और 5G। नाउ फाइनली 5G। 5G में बात करें तो 5G को बनाया गया है कि सब चीज़ को कनेक्ट करने वाला है ये, वीडियो कॉल्स, मोबाइल टीवी, HD, क्लाउड कंप्यूटिंग, गेमिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनफाइनाइट डेटा, ब्रॉडकास्ट, सब चीज़ों के अंदर कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहां पर 5G टेक्नोलॉजी के अंदर भी अलग अलग बैंड्स हैं, तो आपको ध्यान रखना है, एक हायर बैंड एक लोअर बैंड है। तो 5G यहां पर 3 बैंड के ऊपर काम करता है, एक लो बैंड स्पेक्ट्रम है, दूसरा यहां पर मिड बैंड स्पेक्ट्रम है और तीसरा हाई बैंड स्पेक्ट्रम है। लो बैंड स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो यहां पर जो मैक्सिमम स्पीड है, आप 5G का रिचार्ज करवाओ, यहां पर आप मैक्सिमम स्पीड लो बैंड स्पेक्ट्रम में 100 Mbps की ले सकते हो। ठीक है, तो 100 Mbps की स्पीड आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी यहां पर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए आपको यहां पर यह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद मिड बैंड स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है, यहां पर आप थोड़ा सा मतलब जो लो बैंड है इससे तो ज़्यादा ही स्पीड मिलेगी आपको और इसको आप लोग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत यहां पर आप देखने को ये मिलेगी कि चीज़ें थोड़ा सा महंगी सी हो जाएंगी, है ना। उसके बाद हाई बैंड स्पेक्ट्रम आता है, ये आपको बहुत प्रॉपरली बहुत तेज स्पीड देगा, जहां पर आप लोग अपना 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाओगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को कनेक्ट कर पाओगे, स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाओगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर हर चीज़ है, कोई भी डिवाइस, छोटा से छोटा डिवाइस, कोई भी लोग हर एक जगह पर आराम से कनेक्ट हो सकते हो, कोई भी बिजनेस, कोई भी नेटवर्क कभी भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स ओवरऑल आप देख पाओगे, सारी चीज़ों को आप लोग कनेक्ट कर पाओगे इंटरनेट के माध्यम से। तो आज के टाइम पर 5G टेक्नोलॉजी के यूजेस क्या है, आज के टाइम पर बहुत जगह पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, 5G टेक्नोलॉजी का यूज़ हम लोग हर जगह पर कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनफैक्ट जो 5G टेक्नोलॉजी है वो आने वाले समय में यहाँ पर ये चौथा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के तौर पर देखने को मिलने वाली है। उसके बाद चैलेंजेस क्या क्या है, परेशानी क्या है, देखो पहली परेशानी है लो वाइब्रेशन फुटप्रिंट। देखो आप टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप फाइबर की कनेक्टिविटी तो पहुंचाओ। आज के टाइम पर बहुत सारे एरियाज के अंदर इस वाईफाई के केबल खिंचे हुए नहीं है। ठीक है, फाइबर केबल्स खिंचे हुए नहीं है, बहुत सारे एरियाज में लग ही नहीं पाते। इनफैक्ट जहाँ पे मैं रहता था थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया था वो। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि काफ़ी लंबे समय तक मैंने 6-7 महीने तो इंतजार किया, मैं फ़ोन से सारा काम करता था, मतलब फ़ोन के नेटवर्क, फ़ोन के नेट से काम करता था। ठीक है, यहाँ पर भी फाइबर का केबल नहीं था, तो बाद में फाइबर का केबल आया। तो मतलब कि फाइबर का केबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवा रहे हो तो पहले केबल तो पहुँचाओ, तभी तो यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी पहुँचेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइबर की कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना पड़ेगा। पहला चैलेंज यही है कि आपकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा लोअर है। दूसरा चैलेंज क्या है, आप इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया की तरफ फोकस रख रहे हो और जो बड़े बड़े हार्डवेयर्स हैं, ठीक है, उनको लेकर एक सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिल रहा है, क्योंकि फॉरेन कंपनी है, विदेशी कंपनी है, OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं इसको। तो यहाँ पर आप इनका जो इंपोर्ट करना है, मतलब ये जो इनका सामान है, इनको तो बैन कर दिया अपने कंट्री के अंदर, तो इससे यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती हैं। तीसरा यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो हाई स्पेक्ट्रम प्राइसिंग है, कि अगर 5G टेक्नोलॉजी ला रहे हो, आप 20 Gbps हायर स्पीड प्रोवाइड करवा रहे हो, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है महंगा भी बहुत होगा। और ये महंगा इतना होगा कि दुनिया भर में कंट्रीज़ के अंदर जितना महंगा नहीं होगा, जितना इंडिया के अंदर महंगा हो जाएगा। ये यहाँ पर बोला गया है तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिल जाएगा। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर पाए हो। आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट आर्टिकल पर। रिसेंटली टाइफून राई देखने को मिला, ये इस प्रकार के पिक्चर्स निकल कर आ रहे हैं, ऐसा इंसिडेंट क्रिएट हुआ है फिलीपींस के अंदर। तो आर्टिकल GS पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सिलेबस के अंदर एक टॉपिक मेंशन्ड है इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेनन का, तो ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चर्चा में किस लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी देखने को मिला है जो टाइफून राई के अंदर, मतलब जो टाइफून राई है, बेसिकली इसका नाम राई है, जैसे साइक्लोन होता है ना, उसी प्रकार से टाइफून होता है। तो टाइफून का नाम दिया गया है राई, और ये राई कहाँ पे हिट हुआ है, फिलीपींस के अंदर हिट हुआ है। ठीक है, ये जो राई है ये अपने आप एक बहुत बड़ा आंधी तूफान था, और इसकी वजह से अभी तक टोटल डेथ 388 डेथ हो चुके हैं। 2021 का सबसे बड़ा तबाही है राई। ठीक है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर हम बात करें, जो टाइफून है एक प्रकार का आंधी होती है, जैसे यहाँ पर हमारा साइक्लोन होता है ना, उसी प्रकार से टाइफून होता है। ठीक है, हरिकेन, टाइफून, साइक्लोन, विलीविलीज, ये चारों एक ही चीज होती है, आपको ध्यान रखना है। टाइफून जो होता है ये कहाँ पे आता है, मैं आपको दिखाता हूँ इस मैप में। ये आप मैप देख पाओगे, जैसे इंडियन ओशन रीजन में जो साइक्लोन आता है, जो चक्रवात आता है, उसको हम साइक्लोन बोलते हैं। लेकिन बिल्कुल सेम ही चीज, ऐसी आंधी अगर यहाँ पर आएगी साउथ अमेरिका की साइड में, तो उसको हरिकेन बोलते हैं। और ऐसा ही साइक्लोन जब ऑस्ट्रेलिया की साइड आएगा तो इसको विलीविलीज बोला जाता है। और यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया की साइड में जो साइक्लोन आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको विलीविलीज बोलते हैं। और उसी प्रकार से यही साइक्लोन जब चाइना
जापान की साइड आते हैं तो उसको हम लोग टाइफून बोलते हैं। तो आपको क्लियर हो चुका होगा ये क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो टाइफून कहाँ पे, जब चाइना सी पैसिफिक ओशन के आसपास होगा। हरिकेन जब यहाँ पर कैरिबियन सी और अटलांटिक ओशन के आसपास होगा। टोर्नेडो जब यहाँ पर सदर्न यूएसए के आसपास होगा। विली विलीस जब ऑस्ट्रेलिया के आसपास होगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन जब इंडियन ओशन रीजन में चक्रवात आते हैं। तो आई होप आपको इसको इतना क्लियर कर चुके होंगे, यही सिर्फ इंपॉर्टेंट सी बात थी। एक क्वेश्चन और आप लोगों से बन जाता है, जो ये टाइफून राई है, ये सर्च करना, ये जो राई नाम है ये किस कंट्री ने दिया है, मतलब किसके बेसिस पर ये नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को खत्म करते हैं। पहले तो आपको करना क्या है, अब यहाँ पर वीडियो को आपने अच्छे से सुना है तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन बोलता है, हाल ही में मोजाम्बिक को भारत ने हेल्प प्रोवाइड करवाई है अंडर मिशन सागर। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि हमारा एक इंडियन नेवल शिप पहुंचा है मोजाम्बिक के अंदर बहुत सारा खाने पीने का सामान लेकर। तो वो इंडियन नेवल शिप कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आज के टाइम पर एक तरीके से एक पार्ट है जिसको लेकर कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट चलता है, उस पार्ट का नाम क्या है आपको बताना है। वो पार्ट बेसिकली कर्नाटका के हिस्से के अंदर है, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र उसको क्लेम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 1953 के अंडर में अगर हम बात करें, अक्टूबर 1953 में जो हमारी सरकार है उन्होंने पहला राज्य बना दिया था भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था, उसका नाम बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यहाँ पर क्या हुआ है कि एक हमारी बॉडी है, उस बॉडी ने क्या बोला है कि हम लोग आने वाले साल में, अगले साल 5G सर्विसेज का इस्तेमाल करेंगे मेट्रोज में। तो वो कौन सी बॉडी है आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंटरनेट स्पीड है 5G टेक्नोलॉजी के अंदर वो हाईएस्ट स्पीड कितने GB पर सेकेंड है, ये आप लोग को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो टाइफून राई है, ठीक है, जिसको लोकली नेम ओडेट बोला गया है, इसने यहाँ पर कौन से कंट्री के अंदर तबाही मचाई, उस कंट्री का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ वेस्टर्न साउथ ऑस्ट्रेलिया की साइड में, जब आप कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया की साइड में इसी प्रकार के टाइफून आते हैं तो उसको टाइफून ना बोलकर कुछ और बोला जाता है, क्या बोला जाता है नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। आई होप आप लोग यहाँ पर इन सभी को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ये आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए, लेकिन इनको देखना मत, अपने आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।